तो प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने आपके कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 7 के समस्त टॉपिक्स को एक टॉपिक्स को एकदम देसी स्टाइल में समझा है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है अध्याय 7 की सारी वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर के पूरी वीडियो देख ले। और बच्चों, आज के वीडियो में हम जो आपके अध्याय 7 का जो अभ्यास प्रश्न है, यानी अध्याय 7 का जो भी प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को आज के वीडियो में एकदम लॉजिकली हल करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो यानी अध्याय के जो भी टॉपिक्स की वीडियो है नहीं देखे हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा आपको ऊपर से जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझाया जाए। तो बच्चों, आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर। तो आपका अध्याय 7 के अभ्यास प्रश्न का पहला सवाल है, कहता है कि सही विकल्प चुनिए। क्या करना है? आपको सही विकल्प चुनना है। आपको प्रश्न दिया हुआ है, 4 विकल्प हैं, उन चारों विकल्पों में से क्या करना है, जो सही विकल्प है उसे आपको क्या करना है, चयन करना है। स्क्रीन पर आपके प्रश्न भी साथ साथ में आ रहे हैं, आप वहां से देखते जाएंगे। तो प्रश्न संख्या पहले का पहला पार्ट है कि आमाशय की आंतरिक झिल्ली। देखिए क्या है कि जो आमाशय आपका होता है, यानी कि जो पेट होता है, उसके अंदर में क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जो कि क्या झिल्ली HCl के अम्ल से क्या होती है, HCl अम्ल से क्या होती है, सुरक्षित रहती है। जिसका कारण क्या है? देखिए, आमाशय यानी हमारा पेट जो है, उसके आंतरिक भाग में एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जो कि झिल्ली क्या करती है, हमारे HCl जो अम्ल होता है उससे आमाशय की रक्षा करती है। देखिए होता क्या है कि HCl जो है प्रबल अम्ल होता है, और अम्ल कहीं भी रहेगा वह अंग तंत्रों को क्या कर देगा, नुकसान कर देगा, अंग तंत्रों का क्या कर देगा, क्षरण कर देगा, जिसके वजह से उसका रक्षण करना क्या है, जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पेप्सिन। तो पेप्सिन तो एक एंजाइम है, यह तो कोई रक्षण करता नहीं है। दूसरा आपका है ब श्लेष्मा। तो देखिए ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ब जो है श्लेष्मा। देखिए जो आपके आमाशय की जो आंतरिक झिल्ली होती है, उसमें एक श्लेष्मा होता है, यानी कि एक तरल पदार्थ होता है, जो कि उसका क्या करता है, वहां से रक्षण करता है। उसका क्या करता है, HCl से आपके आमाशय का क्या करता है, रक्षण करता है। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, लार के एमाइलेज के कारण। देखिए लार का एमाइलेज जो है, इससे आपके आमाशय से कोई मतलब होता नहीं है। आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है और लार आपका अलग चीज होता है, द इसमें से कोई नहीं। तो आपके पहले सवाल का आपका ब आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर का सवाल है, कह रहा है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि श्वास नली और आहार नली में। तो देखिए हम जानते हैं कि श्वास नली और आहार नली में तो आपका भोजन जाता है, उसमें गैसों का आदान प्रदान होता नहीं है। तो आपका पहला विकल्प गलत हो जाएगा। ब आपका फेफड़ों की कुपिकाओं व रक्त कोशिकाओं में। देखिए हमने आपको बताया था, जब फेफड़े की संरचना और फेफड़े की कार्यविधि पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हृदय में कुपिकाएं होती हैं, जो हमारे सांस लेने पर फूलती हैं और पचकती हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 को बाहर निकाला जाता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन, जो रक्त में आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा आती है, उस ऑक्सीजन को लेकर के हमारे पूरे शरीर में संचार कराता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर के अंदर होती है, उन्हें वह क्या करता है, बाहर निकालता है। तो इसका ब नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका दूसरे का पहले का कौन सा उत्तर सही है, ब सही है, और दूसरे का कौन सा सही है, दूसरे का भी ब सही है। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखिए फेफड़े से पूरे शरीर में हमने पढ़ा है कि एक जो अपवाद है आपका फुफ्फुस सिरा अपवाद है। हमने बताया था कि जितने भी शरीर के अंदर सिराएं हैं, सभी में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक फुफ्फुस सिरा ऐसा है जिसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुस सिरा ही एक ऐसा सिरा है जिसमें हृदय से होता हुआ ब्लड पूरे शरीर में संचार करता है। तो आपका इसमें भी ब नंबर सही हो जाएगा। देखिए फुफ्फुस धमनी में तो अशुद्ध रक्त हमेशा जाएगा, और आपके पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा नहीं, इसलिए आपका हो जाएगा फुफ्फुस सिरा, जो कि शुद्ध रक्त का प्रवाह कराएगा। इसलिए इसका भी उत्तर ब नंबर सही हो जाएगा।
चौथा नंबर, वृक्क की इकाई। हमने आपको बताया था कि जो वृक्क की इकाई है, चौथा नंबर आपका जो वृक्क की इकाई है वह क्या है? वृक्क की जो इकाई है नेफ्रॉन। वृक्क किससे मिलकर के बना होता है? नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। और नेफ्रॉन आपका कौन से विकल्प में है? अविकल्प में है, इसलिए इसका अविकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्रम में इसका लास्ट पार्ट है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है। तो देखिए, आइए देखते हैं कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं कि सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश को। मिट्टी से क्या लेते हैं? नमी को। और वातावरण से क्या लेते हैं? CO2 को। और ये सब मिलाते हैं, जब इन सबको मिलाते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में, तब उनका रासायनिक पदार्थ तैयार होता है, जो कि पौधों का क्या होता है? भोज्य पदार्थ होता है। पौधे उसे खाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है, क्योंकि उसमें जो बन रहा है वह कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है। अगला आपका है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। जी बिल्कुल, हम ये जानते हैं कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O और प्लस प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया होती है, तब हमारा क्या बनता है? C6H12O6 बनता है। और ये कितने मालिक्यूल में ले लेते हैं? तब 6 मालिक्यूल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये बनता है जो कि आपका क्या है? ग्लूकोज है। इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं शर्करा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, शर्करा भी इसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरी चीज कि जो पेड़ पौधों के द्वारा जो हमारा रासायनिक पदार्थ बनता है वह यही है शर्करा यानी कि ग्लूकोज। तो इसमें आपका जो विकल्प आपका ये तो बिल्कुल सही है, हमें गलत चुनना है। अगला कह रहा है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। यहाँ पे देखिए, पौधों के बीच में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं प्रकाश की उपस्थिति में, उसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला होता है। तो आपका इसका पांचवा का जो आपका सविकल्प है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। सविकल्प आपका इसमें गलत है, क्योंकि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना ये बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन है इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। जी हाँ, बिल्कुल निकलती है। ग्लूकोज बनने के बाद इसमें क्या होती है? बहुत मात्रा में ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसे हम क्या करते हैं? अपने श्वसन क्रिया में जिसका उपयोग निरंतर करते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है कि सिरा धमनी से किस प्रकार अलग है, यानी कि आपसे धमनी और सिरा में अंतर पूछ रहा है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें हमने धमनी और सिरा को एकदम लॉजिकली और बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगा। अगला है आपका प्रश्न संख्या 3, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं इनमें अंतर। प्रश्न संख्या 3, तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया कुछ इस प्रकार से है। आइए देखते हैं। देखिए, जब ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में जब श्वसन होता है तो वहां पे भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं उसका क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि पूर्ण क्या होता है? पाचन होता है। और जब पूर्ण पाचन होगा तो हमारे खाने से हम जो एनर्जी के रूप में भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या मिलेगी? हमें ऊर्जा मिलेगी। और जब आपके O2 की अनुपस्थिति में जब श्वसन होगा तो देखिए भोजन का वहां क्या होगा? अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। वहां पूरी तरह से भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा और कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। देखिए, हमने प्रोटीन को तोड़ करके बताया था अपने जब आपके पाठ वाले क्लास में कि प्रोटीन को जब तोड़ करके बताया था हमने, तो यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें हो रही थी? पादपों में हो रही थी। किसमें हो रही थी? पादपों में हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था? ईस्ट का निर्माण हो रहा था। जिसमें क्या होता रहा था? ईस्ट का निर्माण हो रहा था और उसमें कुछ ऊर्जा बन रही थी। तो इसमें ईस्ट का निर्माण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और कुछ यानी कि कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। और जब यहां पर
ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में जब प्रोटीन का जब पाचन होता है तो वहां पे आपके CO2 गैस मुक्त होती है, प्लस क्या बनता है, H2O बनता है, प्लस ढेर सारी क्या बनती थी, ऊर्जा बनती थी। तो इसको हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। तो इस तरह से आप भली भांति प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न कराने का मतलब हमारा यह है कि हमने इस पूरे पार्ट के हर एक टॉपिक को तो लॉजिकली पढ़ लिया, उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम इस प्रश्न अभ्यास प्रश्न को कर करके ये सीखेंगे कि आखिर प्रश्न उस टॉपिक से किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है। बहुत सारे लड़कों का कमेंट ये होता है कि सर इस परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैं ये कहता हूं उन बच्चों के लिए कि जितने भी क्वेश्चन यहां कराए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अपना छोटा लक्ष्य बना करके बिल्कुल ना पढ़ें, अपना लक्ष्य आप अपना टारगेट आप बड़ा रखें, क्योंकि आपको केवल 10वीं तक नहीं पढ़ना है, आपको बहुत आगे जाना है। तो केवल 10वीं टॉप करने और 10वीं पढ़ने का उद्देश्य आप बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि जितना ही छोटा आप उद्देश्य बनाएंगे आपका दिमाग उतना ही कुंठित हो जाएगा। इसलिए आप हर एक टॉपिक को बिल्कुल मन से पढ़ें, अध्ययन करें और बिल्कुल प्रॉपरली नोट्स बनाएं। ये सारे नोट्स आपको आगे चल करके काम आने वाली हैं, क्योंकि जो आपकी 9th से लेकर 12th तक की पढ़ाई होती है वह आपको आजीवन काम आती है। और 9th से 12th तक अगर आपने एकदम अच्छे से पढ़ा है तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे आप क्रॉप न कर पाए। तो उद्देश्य हमेशा आप बड़ा रखें, छोटे उद्देश्य में सीमित बिल्कुल ना रहें। और कभी भी अपना टारगेट आप 10वीं तक फिक्स मत करें, टारगेट हमेशा ऊपर रखें, लंबा रखें। 10वीं में भले ही कम नंबर आए, भले ही परसेंटेज कम आए आपका, लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये मायने रखता है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न संख्या 4 को। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 आपका है, कह रहा है कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्पादकों का ऊर्जा स्रोत क्या है, उत्पादक सबसे पहले कहते किसको हैं कि जो किसी पर आश्रित ना हो, जो किसी पर आश्रित ना हो वे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। अब इसके अगर स्रोत की हम बात करें, स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत क्या है, ये देखिए खाना बनाने के लिए, अपना प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए क्या क्या उपयोग करता है। पहला तो आपका है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण। दूसरा आपका है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा आपका है H2O यानी कि क्या, जल। तो आपके उत्पादक का स्रोत ये है। और उपभोक्ता क्या है, तो देखिए जो उत्पादक से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो इन उत्पादकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इनके स्रोत की अगर बात करें, तो इनका स्रोत क्या है, पादप है, यानी कि यही पेड़ पौधे हैं, उत्पादक हैं। और मृत जीव जंतु हैं, मृत जीव जंतु इत्यादि हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है मृत ही जीव जंतु। इनका भोजन क्या है, मृत जीव जंतु हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि जो जिंदा ही किसी वस्तु को खा जाए, वह उस वस्तु को मारकर ही खाता है। इसलिए हमने क्या शब्द का उपयोग किया, मृत जीव जंतु। इस प्रकार से इनके स्रोतों में अंतर है। इसका जो स्रोत है, इसके स्रोत से जो भी तैयार होता है यह उन्हीं पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। देखिए अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5 है आपका कि भोजन के आधार पर पौधे व जंतुओं का आपस में क्या संबंध है। देखिए भोजन के आधार पर, अब देखिए भोजन के आधार पर क्या संबंध है। पौधे जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और तीसरी चीज है प्रकाश संश्लेषण। इन तीनों की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का संग्रह करते हैं, अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जिस भी भोज्य पदार्थ का निर्माण पेड़ पौधे करते हैं, पादप करते हैं, वही भोज्य पदार्थ पूरे जीव जगत का, पूरे संसार का, पूरे सृष्टि का क्या बन जाता है, खाद्य जाल बन जाता है। यही हमारे भोजन के आधार पर जंतुओं और पादपों में क्या है, संबंध है। आइए मैं इसी चीज को यहां पर लिखता हूं, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हमने इस प्रकार से लिखा है कि जो पौधे हैं CO2 और जल की सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा के संग्रहण से क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के द्वारा पूरे
पूरे जीव जगत में क्या करता है, उसका प्रवाह होता है, जीव जगत में जाता है और यही इनके ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 5 के उत्तर को लिख सकते हैं। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 है, कहता है कि मनुष्य में मूत्र निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है। देखिए प्रश्न आपका ये कहना चाहता है कि मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है और इसका निष्कासन करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए जो हम प्रमुख जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ खाते हैं, अब नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है, जैसे प्रोटीन, तो जब प्रोटीन का अपघटन होता है तो उसमें यूरिया जैसे पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, यूरिया जैसे पदार्थ बनते हैं, अमोनिया जैसे पदार्थ बनते हैं। अब उस अमोनिया को हमारे लिवर द्वारा क्या कर दिया जाता है, यूरिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि अगर हमारे शरीर में थोड़ी भी देर रहा तो हमें क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो लिवर होता है, लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, क्योंकि यूरिया जो है थोड़ा कम खतरनाक है। अब देखिए होता ये है, अब इसमें होता यह है कि हमने जब मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र पढ़ा रहे थे, यानी वृक्क जब हमने पढ़ाया था, तो वहां पे हमने बताया था कि जो वृक्क की इकाई है वह क्या होता है, नेफ्रॉन। वृक्क की जो इकाई है क्या होता है, आपका नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, नेफ्रॉन की संरचना, जिसके यहाँ पे मुंह पे देखिए एक जाली टाइप का, जाली नुमा इस प्रकार से लगा होता है, जिसे हम कहते हैं वृक्काणु, जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं। और इसके भाग, दूसरे भाग में आपका होता है बोमेन, दूसरे भाग में बोमेन होता है, और इसके अंतिम भाग को कहते हैं हम क्या, नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पर होता यह है कि जब हमारा ब्लड यहाँ पे आता है तो जो आपके वृक्काणु है ना, वह ब्लड को क्या करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। तो ये जो वृक्काणु है वह थोड़ा सा बकलोल टाइप का, लोल टाइप का होता है, यानी कि थोड़ा सा इसके पास दिमाग कम होता है। तो यह क्या करता है, ब्लड के अंतर्गत जितने भी सारे कण हैं उन कणों को अलग कर देता है, ब्लड को अलग कर देता है, क्या करके, छान करके ब्लड के अंतर्गत जितने भी अदर कण हैं उनको सबको क्या कर देता है, अलग कर देता है, चाहे वे हमारे शरीर के लिए उपयोगी हों, चाहे वे हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी हों, वह सबको क्या कर देता है, अलग कर देता है। उसके बाद यह पहुंचता है कहां, बोमेन में। अब बोमेन दूसरा भाग इसका क्या है, बोमेन। तो बोमेन थोड़ा सा होशियार है। बोमेन का कार्य क्या है कि वह हमारे शरीर के लिए वो जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं उनको अलग कर देता है, और जितने भी अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको क्या कर देता है, अलग कर देता है। और जो भी अनुपयोगी पदार्थ हैं उनको इस रास्ते से होकर नेफ्रॉन में भेज देता है, और नेफ्रॉन क्या करता है, मूत्र निर्माण। नेफ्रॉन क्या करता है, मूत्र निर्माण, यानी कि जो भी आपका इसके अंदर अपशिष्ट हैं, यानी कि अनुपयोगी पदार्थ हैं, उनको कहां भेज देता है, आपके ब्लैडर में भेज देता है, मूत्राशय में भेज देता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। अब मूत्र को निष्कासित करना क्यों जरूरी है, मूत्र को निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने बताया कि जो मूत्र में अमोनिया होता है, अमोनिया से उसको यूरिया में बदला जाता है, और यूरिया में बदल तो दिया गया, लेकिन 4 से 5 घंटे बाद अगर उसको ना निकाला जाए तो वह फिर से यूरिया से किस में बदल जाएगा, अमोनिया में बदल जाएगा, और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कभी रेलवे स्टेशनों पर या कभी ऐसे जगहों पर जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मूत्र विसर्जित करते हैं, जहाँ पे लोग पेशाब करते हैं, वहाँ की दीवारें क्या हो जाती हैं, गलने लगती हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में गंध आती है। तो जब पक्के की दीवार गल सकती है, जब आपका हार्ड से हार्ड वस्तु गल सकती है, तो हमारा शरीर तो बिल्कुल नाजुक है। तो इसलिए निष्कासित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। तो आइए मैं इसका लैंग्वेज लिखता हूँ, फिर थोड़ा सा फिर हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज कि जो मूत्र का निर्माण है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि बोमेन संपुट में रक्त का क्या किया जाता है, छनन होने के बाद जल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन्स इत्यादि बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं, जिनका क्या किया जाता है, छनन किया जाता है, जिनके छोटे छोटे अणुओं को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और वृक्क के नालियों में क्या किया जाता है, जो भी उपयोगी पदार्थ हैं उनका क्या कर लिया जाता है, छनन कर लिया जाता, उनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। और जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, जो कि क्या है, अनुपयोगी पदार्थ हैं, वह क्या कर दिए जाते
जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो वृक्क की श्रवण नालिका होती हैं उनसे क्या कर दिए जाते हैं, ये जितने भी अनुपयोगी पदार्थ हैं वे कहाँ भेज दिए जाते हैं, ब्लैडर में भेज दिए जाते हैं, मूत्राशय तक वृक्क की नालियों द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं और वहां पर उसका क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। अब यहां पे पढ़िए कि इसको निष्कासन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया के अपघटन के द्वारा मुख्य जो पदार्थ है वह क्या बनता है, वह अमोनिया यानी कि यूरिया व यूरिक एसिड बनता है, जो हमारे उत्सर्जन तंत्र से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 6 के उत्तर को लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 7 है, कहता है कि पौधे के जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा परिवहन करने वाले पदार्थों में अंतर बताइए। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा है, जैसा कि हमने बताया है आपको कि जो जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या हैं, एक उत्तक हैं, किसके, पादपों के दोनों ही क्या है, उत्तक हैं। और कैसे उत्तक हैं, संवहनी उत्तक हैं, यानी किसी भी पदार्थ का परिवहन कराते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और जो उसमें से जाइलम होता है वह क्या करता है, पृथ्वी के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर जो लवण है और जो जल की मात्रा है उसको क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधे के क्या करता है, विभिन्न भागों तक, जहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और ये जो भी पदार्थ लेकर के गया है सबको इकट्ठा करके कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ तैयार करते हैं। वहां तक पहुंचाने का कार्य किसका है, जाइलम का है। अब देखिए, भोजन बन जाने के पश्चात जब उनका जो रासायनिक पदार्थ है जो कि प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जल से जो उनका रासायनिक पदार्थ बन जाता है, अब उस रासायनिक पदार्थ को, उस घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को जो फ्लोएम होता है वह पौधे के विभिन्न भागों तक जहां जहां आवश्यकता होती है उसके बने हुए भोजन को क्या करता है, पहुंचाता है। जैसे एक तना यहाँ है, एक तना यहाँ है, पौधे की जड़ वहाँ है, तो पौधे के जड़ को भी भोजन चाहिए और पौधे के हर एक तना को भी भोजन चाहिए। तो जो भी पौधे ने भोजन बनाया है उस पौधे के परिवहन का कार्य, उस पौधे को, उस भोजन को पहुंचाने का कार्य पौधे के हर एक पार्टों तक कौन करता है, आपका फ्लोएम करता है। तो इस तरह से इसके उत्तर को समझ सकते हैं। आइए हम इसके थ्योरी को लिखते हैं, फिर हम समझें। तो बच्चों, हमने 7वें प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो जाइलम एवं फ्लोएम है दोनों ही क्या है, एक प्रकार के संवहनी उत्तक हैं और जाइलम उत्तक के द्वारा पानी और उसके विघटित खनिजों को जड़ से क्या करके अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तथा फ्लोएम पौधों के हरे भाग से, तो देखिए, जो पौधों का खाना तैयार होता है वह प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में और पौधे के हरे भाग यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनकी सहायता से उनका क्या होता है, भोजन बनता है। तो चूंकि यह जो भोजन तैयार हुआ है वह कहाँ है, पौधे के हरे भाग यानी कि पत्तियों के पास, लेकिन उस भोजन की जो जरूरत है वह पौधे के विभिन्न भागों में है, पौधे के और भी शेष भागों में है, ना कि केवल हरे भागों में। तो जो फ्लोएम है वह क्या करता है, जो फ्लोएम है तथा फ्लोएम पौधे के हरे भाग से, पौधे के हरे भाग से पौधों के शेष भागों तक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान घुलनशील कार्बनिक यौगिक यानी कि जो उनका भोजन है घुलनशील कार्बनिक यौगिक जो बन करके तैयार हुआ है उसका स्थानांतरण क्या करता है, उसका क्या करता है, स्थानांतरण करता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 7 के उत्तर को लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 8 जो कि कहता है कि आमाशय में स्रावित HCl का कार्य बताइए। तो देखिए, आमाशय में जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है उसका कार्य क्या होता है। देखिए, आमाशय में कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो कि आपके अम्लीय माध्यम में ही होकर के कार्य करना चाहती हैं। तो देखिए, आमाशय में, तो बच्चों देखिए, जो आमाशय में जो आपका HCl स्रावित होता है उसके कार्य क्या है कि यह अक्रियाशील एंजाइमों को क्या करता है, अम्लीय माध्यम देता है, जिससे वे सारे एंजाइम क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं और अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 2,
भोजन में विद्यमान छोटे छोटे जीवों को क्या करता है, मार देता है। जो भी छोटे मोटे जीवाणु आपके भोज्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कर देता है, यह मार देता है। और अगला क्या है कि यह भोजन को नरम बना देता है, जिससे उसकी पाचन क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 और 10, यह आपके वाष्पोत्सर्जन की एक क्रियाविधि है। इसको आप चाहें तो करके देख सकते हैं। अब देखिए 10वां जो है आपका, इसमें इसको भी आप खुद से करेंगे। इसको मैंने लॉजिकली इसके सारे टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, तो आप बिल्कुल इसको करेंगे। और 11वां प्रश्न है, हृदय से रक्त का बहाव एक साथ 2 परिपथों में किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए आप मेरे लेक्चर्स हृदय की क्रियाविधि को जरूर देखें। वहां पर हमने हृदय की क्रियाविधि को एकदम बिल्कुल लॉजिकली आपको समझाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके अभ्यास प्रश्न के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।